मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप संविधान का अध्ययन कर रहे होंगे तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर जैसी कोई अवधारणा, कोई भी बात मूल संविधान में दिखाई नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ है संविधान को लागू करने के बाद, यानी कि जब भारत का संविधान लागू हो गया पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उन परिस्थितियों ने बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि संविधान की मूलभूत ढांचा या मूलभूत संरचना की उत्पत्ति की है। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर जैसे शब्द का इस्तेमाल भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया और ये ओरिजिनेट कैसे हुआ। तो थोड़ी सी हमें हिस्ट्री में जानी पड़ेगी। भारत में जमींदारी प्रथा प्रचलित थी। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ या स्वतंत्रता के दौरान भी हमारे कुछ जो क्रांतिकारी थे, आंदोलनकारी थे, उन लोगों ने सामाजिक समानता और आर्थिक समानता लाने के लिए प्रयास किए थे। और उन प्रयासों में भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म जो था, एक महत्वपूर्ण प्रयास था। आप लोग जानते हैं इस बारे में। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के माध्यम से प्रयास किया था कि जो अमीर लोग हैं या जिनके पास ज्यादा संपत्ति है, ज्यादा जमीन है, वो लोग गरीबों को अपनी संपत्ति या धन का कुछ हिस्सा दें और स्वेच्छा से ऐसा करें। दूसरी तरफ विनोबा भावे भी इस दिशा में प्रयास कर रहे थे। उन्होंने भू सुधार आंदोलन चलाया और इसके माध्यम से जो बहुत सारे जो जमींदार थे उन लोगों को प्रेरित कर रहे थे कि आप अपनी जमीन जो है वो लोगों को दीजिए, छोड़ दीजिए, उन्हें खेती करने दीजिए, जिससे कि समाज में समानता उत्पन्न हो। ठीक है, अब संविधान बन गया, लागू हो गया, ये सब प्रयास भी चलते रहे, लेकिन जितना तेजी से सुधार होना चाहिए उतना तेजी से सुधार हो नहीं पाया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा कि जिस तरह की आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता और राजनीतिक असमानता, पॉलिटिकल डिसिमिलरिटी, इनइक्वालिटी हमारे भारतीय सोसाइटी में है, उसको दूर करने के लिए कुछ कानूनी जरूरतें होनी चाहिए, कानूनी प्रयास किए जाने चाहिए। और उन्हीं प्रयासों में एक प्रयास है जो भारतीय संविधान का पहला संविधान संशोधन है, यानी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट was the effort to bring equality in Indian society। कैसे? तो देखिए, इसमें यह प्रयास किया जवाहरलाल नेहरू ने कि जो राइट टू प्रॉपर्टी आप तो जानते हैं कि मूल अधिकारों में जो है हमारे पास 7 मूल अधिकार थे। देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनली इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें से एक फंडामेंटल राइट जो है संपत्ति का अधिकार भी था। और संपत्ति के अधिकार को सबसे पहले प्रयास किया उसकी पावर को कम करने के लिए, फंडामेंटल राइट में सुधार करते हुए आर्टिकल 31 में चेंजेस लाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे उस समय ये चेंजेस लाया गया और 2 आर्टिकल फंडामेंटल राइट के अंतर्गत जोड़े गए। एक था 31A और दूसरा 31B। आर्टिकल 31A के माध्यम से जमींदारी उन्मूलन का प्रयास किया गया, जमींदारी को समाप्त करने का प्रयास किया गया। और दूसरा 31B के माध्यम से जमींदारी उन्मूलन के लिए जो कानून बनाए जा रहे थे, चाहे वो राज्य में के बनाए जा रहे हों या केंद्रीय स्तर पर बनाए जा रहे हों, उन कानूनों को 9th शेड्यूल में डाला गया। 9th शेड्यूल में डालने का मतलब यह हुआ कि उन्हें अब न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो यहां पर 1951 में, 1951 में देखिए 2 संशोधन हो गए, यानी फंडामेंटल राइट के अंतर्गत राइट टू प्रॉपर्टी को रिड्यूस करते हुए आर्टिकल 31A को जोड़ते हुए क्या काम किया गया, 31A को जोड़ते हुए जमींदारी को उन्मूलन का प्रयास किया गया। और
बी को जोड़ते हुए यह प्रयास किया गया कि जमींदारी उन्मूलन के लिए जो कानून बनाए जा रहे हैं वो कानून न्यायालय में चुनौती न दिया जा सके, यानी कि वो विवादों में न उलझे, इसलिए 9th शेड्यूल को जोड़ते हुए 31B को प्रभावशाली बनाया गया। तो कुल मिलाकर के जो पहला संविधान संशोधन था, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 का जो पहला संविधान संशोधन था वो फंडामेंटल राइट में एक संशोधन था, और इस संशोधन का प्रभाव जमींदारी प्रथा पर पड़ा। जमींदारी प्रथा को चेंज करना इसलिए जरूरी था क्योंकि भारतीय समाज में लैंड रिफॉर्म की जबरदस्त जरूरत थी, क्योंकि समाज में असमानता बड़े पैमाने पर व्याप्त थी। और जब लैंड रिफॉर्म का प्रयास किया जा रहा था तो इसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में थी वो एक बहुत बड़ी बाधा बन के उभर रही थी। तो इसीलिए पहले संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 31 में बदलाव लाते हुए आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B लाया गया, जिससे जिनके पास ज्यादा संपत्ति थी, ज्यादा भूमि थे, उन लोगों को तकलीफ होनी शुरू हुई, परेशानी होनी शुरू हुई, क्योंकि उनसे जमीनें कर्टेल किया जाने था, उनसे जमीनें वापस ली जानी थी, और जो भूमिहीन थे, जो गरीब थे, जिनके पास लैंड नहीं थे, उनको बांटा जा सकता था। अब यहीं से शुरू होती है विभिन्न प्रकार के प्रकरण। यहां से अलग अलग केसेस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, यानी अलग अलग प्रकरण की चर्चा करेंगे। क्या प्रकरण की चर्चा करेंगे? तो देखिए, एक केस होता है शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ 1951। फिर दूसरा प्रकरण होता है गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967। तीसरा प्रकरण होता है केशवानंद भारती बनाम केरला सरकार। चौथा प्रकरण होता है, ये 3 प्रकरण, चौथा इंदिरा गांधी वर्सेस जयनारायण 1975, और 5वां जो है ये मिनर्वा मिल्स वर्सेस इंडिया यूनियन, और 6वां प्रकरण हम लोग देखेंगे वामन राव वर्सेस इंडिया यूनियन। अब आप सोच रहे होंगे ये प्रकरण हम क्यों पढ़ें? तो इन प्रकरणों का हमारे इस बेसिक स्ट्रक्चर से क्या संबंध है? तो इन प्रकरणों को हमने लाया ही इसीलिए है क्योंकि यही प्रकरण, ये जो केसेस हैं, यही आपको बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर का उद्भव कैसे हुआ। हाउ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनेटेड, इसके बारे में आपको इन्हीं बिंदुओं से जानकारी मिलेगी। तो हमने ये किया है, आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसलिए हमने ये कोशिश की है कि पहले तो हम आपको ये बता देंगे कि ये प्रकरण क्या है और इन प्रकरणों से बेसिक स्ट्रक्चर की उत्पत्ति कैसे होती है। दूसरे पहलू में, यानी कि ये हमारा पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में हम आपको क्लियरली बताएंगे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर हैं। तो आप ये जानना चाह रहे होंगे कि भाई थोड़ा हमें पता चल जाए कि हम अगर बेसिक स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं और इन सारे प्रकरणों के बारे में भी हम पढ़ लेंगे, लेकिन पता तो चले कि वो बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। तो मैं आपको एक सिंपल सरल शब्दों में बता दूं, जैसे घर का नींव होता है, बेस होता है घर का नींव, या कोई भी काम हम करने जाते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट होता है तो उस डॉक्यूमेंट को बनाने का कोई आधार होता है, बेस होता है, या हमारा कोई भी उद्देश्य होता है, पर्पस होता है, तो उसके केंद्र में कोई ना कोई बात छुपी होती है। अगर उस केंद्र को, उस सेंटर को आप हटा दोगे तो वो उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही जब संविधान बनाया गया, When the Constituent Assembly framed the Constitution, जब संविधान सभा ने संविधान बनाया तो उनके मस्तिष्क में भी कुछ मूलभूत अवधारणाएं थी, कुछ मूलभूत सोच थी। तो इन प्रकरणों से आपको ये मालूम पड़ेगा कि वो सोच को बचाना है, वो जो बेसिक सोच है उनको भारत के बारे में, भारतीय लोगों के कल्याण, वेलफेयर के बारे में, वो सोच को कोई भी डिस्टर्ब ना करे, इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया। क्यों?
क्योंकि स्वतंत्रता के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज ए conflict between जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। यानी कि जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी के बीच एक डिफरेंस, एक अलग अलग रखने का प्रयास किया था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद कई बार ऐसा महसूस हुआ कि कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव व्यवस्थापिका की मदद लेकर जुडिशियरी के क्षेत्र में प्रवेश कर रही है और यही विवाद अल्टीमेटली एक बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा को जन्म देता है। तो एक पॉइंट तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा का विकास कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अपने अपने दायरे में रहने के लिए मजबूर करता है। दूसरी बात हमको यह समझना पड़ेगा कि हमारे संविधान में दो बड़ी चीजें हैं, एक तो आर्टिकल 13 और एक आर्टिकल 368, 368 एंड आर्टिकल 13। ये दो बिंदु को भी आपको दिमाग में रखना है। यानी आर्टिकल 13 क्या है? कोई भी ऐसा कानून जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करे, ऐसा कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करे वो स्वयं ही नल एंड वॉइड हो जाएगा, यानी कि वो समाप्त हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। ऐसे कोई भी कानून को बनाना ठीक नहीं होगा। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 13। यानी कि कोई भी ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करे, उसे कम करे, उसे रिड्यूस करे, ऐसा कानून न तो बनाया जाना चाहिए और अगर बनाया भी गया तो वो ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो जाएगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि संसद को, पार्लियामेंट को आर्टिकल 368 के तहत संविधान सुधार या संविधान में संशोधन करने के लिए अधिकार भी दिए गए हैं। संसद को, पार्लियामेंट इज गिवन द राइट टू मेक अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि समय और परिस्थिति के अनुरूप संविधान में अगर आवश्यकता है तो परिवर्तन किया भी जा सकता है। तो आर्टिकल 13 को ध्यान में रखिए, आर्टिकल 368 को ध्यान में रखिए और साथ ही साथ जो 1950 के डिकेड में जो भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां थी उसको भी जरा ध्यान में रखिए और साथ में 1951 में जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए जिसमें कि राइट टू प्रॉपर्टी का जो फंडामेंटल राइट था उसको चेंज करने का प्रयास किया गया, इसको भी ध्यान में रखिए। तो चार चीजें हमें एक साथ यहां पर समझने की जरूरत होगी। हाँ, एक बात और कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की अपनी अपनी सीमाएं हैं, उन सीमाओं को कोई क्रॉस न करे, यह भी जरूरी होगा। यानी कि अब हमारे दिमाग में एक बात स्पष्ट हो गया कि यहां पर जब हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ने जाएंगे तो हमको कुछ ऐसी, संविधान में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको नहीं बदला जा सकता, जिनको कम नहीं किया जा सकता। अगर ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर पर अगर प्रहार किया जाएगा तो संविधान का जो मूलभूत सोच है वो डगमगा जाएगा और कभी भी जुडिशियरी, न्यायपालिका जो संविधान की संरक्षक है, इस बात की इजाजत नहीं देगी। ठीक, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि हम संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को समझने अगर जा रहे हैं तो हम उन संविधान निर्माताओं की उन सोच को समझने जा रहे हैं जिसके आधार पर उन्होंने संविधान का निर्माण किया। तो क्या थी वो सोच? क्यों बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा का विकास करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को? तो यहां पर आगे जाने के लिए, वैसे वो बेसिक स्ट्रक्चर हम आपको बताया हमने कि हम अलग से एक टॉपिक में करवा देंगे, लेकिन यहां पर आपके मन में बार बार आ रहा होगा कि थोड़ा सा पता चल जाए कि वो क्या बेसिक स्ट्रक्चर है तो फायदा होगा। देखिए, वो जो संविधान निर्माण करने वाली जो संविधान सभा थी, उनकी सोच ये थी कि संविधान सर्वोच्च होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी ऑलवेज सुप्रीम, हमेशा
कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका जो भी काम करे वो संविधान को सर्वोच्च रखकर करे। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। दूसरी बात, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म को विशेष रूप से ध्यान रखे, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। भारत को एक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट के रूप में काम करना है, बेसिक स्ट्रक्चर है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था हो, बेसिक स्ट्रक्चर है। मौलिक अधिकारों की रक्षा हो, फंडामेंटल राइट हर किसी को मिले, ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और साथ ही साथ संविधान संशोधन की जो संसद की शक्ति है वो सीमित है। संविधान संशोधन की जो संसद की शक्ति है ये अनलिमिटेड नहीं है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अब आपके दिमाग में आ गया कि हम वो बातें पढ़ने जा रहे हैं, वो बातें जानने जा रहे हैं जिनको कि किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से संशोधित या बदला नहीं जा सकता। अगर उन चीजों को बदला गया तो संविधान की जो मूलभूत सोच है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वही बदल जाएगा। और जो संविधान सभा की जो केंद्र में रखकर जो बातें उन्होंने की थी वो समाप्त हो जाएगा और ये देश के लिए घातक होगा। अब यहां पर हम लोग आगे बढ़ना है तो हमें जाना पड़ेगा कुछ केसेस के अंतर्गत। अब इन केसेस पर जरा नजर डालते हैं कि कैसे इन केसेस ने बेसिक स्ट्रक्चर की राह जो है बनाई। देखिए, जैसे ही पहला संविधान संशोधन होता है 1951 में, उसके बाद एक प्रकरण आता है सुप्रीम कोर्ट के सामने। उसका नाम है शंकरी प्रसाद वर्सेज इंडियन यूनियन। शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, ईयर 1951। ये जो शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ जो मामला आता है, इसमें जो पहला संविधान संशोधन 1951 हुआ था उसमें उसको चुनौती दी गई। क्यों चुनौती दी गई? क्योंकि इस पहले संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकारों में कटौती की गई थी। संपत्ति के अधिकारों में कटौती की गई थी। अब संपत्ति के अधिकारों में कटौती की गई थी और संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट का हिस्सा था। और आप जानते ही हैं, जब फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में आप याचिका, अपनी रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। आर्टिकल 32 का उपयोग किया जा सकता है। तो यहां पर शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ 1951 के मामले में यही होता है। जब संपत्ति की कटौती की जाती है तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर जो निर्णय आता है वो एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकरण में यह व्यवस्था दी कि संसद आर्टिकल 368 में संशोधन मौलिक अधिकारों में संशोधन निहित है। यानी आर्टिकल 368 जो संसद को संविधान संशोधन की शक्ति देता है, उसमें फंडामेंटल राइट का संशोधन भी निहित है। यानी कि ये कहना कि आर्टिकल 368 के तहत फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये बात शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, फंडामेंटल राइट में भी संशोधन किया जा सकता है। और उसी के तहत ये फैसला दिया गया कि भाई फंडामेंटल, अगर जरूरत पड़ेगी संसद को तो फंडामेंटल राइट को कम कर सकती है, किसी भी फंडामेंटल राइट को, या उसको वापस भी ले सकती है। अब देखिए यहां पर क्या होता है। यहां पर उन्होंने कहा
तो भाई आर्टिकल 13 का क्या अस्तित्व रह जाएगा? आर्टिकल 13 का में तो यही कहा गया है कि नहीं, कोई भी ऐसी चीज जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, कोई भी ऐसा कानून या विधि जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, वो जो है नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो फिर इसका क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि जो कि आर्टिकल 13 जो है ये तो सामान्य कानून की बात करता है, सामान्य कानून, सामान्य विधि, और संविधान संशोधन तो कुछ विशेष परिस्थितियों में हो रहा है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है वो तो कुछ स्पेशल कंडीशन में हो रहा है। तो अगर कुछ स्पेशल कंडीशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है तो आप अनुच्छेद 13 के तहत उसे सामान्य विधि नहीं मान सकते। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो अलग चीज है। इसीलिए आर्टिकल 368 के तहत ये संसद को, पार्लियामेंट को ये अधिकार है, संसद को ये अधिकार है कि वो क्या कर सकते हैं, वो संविधान में वो फंडामेंटल राइट में बदलाव कर सकते हैं या फंडामेंटल राइट के माध्यम से कानून को वापस, फंडामेंटल राइट को वापस ले भी सकते हैं। तो ये हो गया आपका शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ 1951 का मामला। ठीक, अब ये अगर आप समझ गए हो तो आप एक दिमाग में ये बात रखिए कि इस मामले में 368 को, आर्टिकल 368 को ज्यादा महत्व दिया गया आर्टिकल 13 की तुलना में। ठीक है, आर्टिकल 13 की तुलना में आर्टिकल 368 को ज्यादा महत्व दिया गया। ये बात यहां पर इस पॉइंट से आपको शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ 1951 के मामले से ध्यान रखना है। अब हम लोग एक दूसरे मामले पर चलते हैं जिसका नाम है गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार। ये 1967 का मामला है और 17th कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है उससे जुड़ा हुआ है। अब इसमें चुनौती ये दी गई कि कुछ राज्य क्या कर रहे थे, कुछ राज्य जो है अपने राज्य में कुछ कानून बना रहे थे और वो कानून जो है वो जमींदारी के उन्मूलन से संबंधित होता था या लैंड के सीलिंग से संबंधित होता था कि इससे ज्यादा आप जमीन नहीं रख सकते थे। तो ये जो राज्यों के भीतर बड़े पैमाने पर जो है कोर्ट में मामले जाने लगे, तो राज्यों ने क्या किया कि ऐसे कानूनों को संसद के माध्यम से उसको 9th शेड्यूल में उसको लागू कर दिया, उसे डाल दिया 9वीं अनुसूची में। अब जब आप जानते ही हैं जब कोई भी मामला 9वीं सूची में जाएगा तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो यहां पर एक और प्रकरण उठकर खड़ा हो गया जो 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चुनौती दे रहा था। यह प्रकरण था गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967। तो यहां पर गोलकनाथ महोदय के साथ भी यही समस्या थी। उनकी भी 500 एकड़ के आसपास जमीन थी और वो जो पंजाब का जो एक्ट पारित हुआ था जमीन को जो है लिमिटेड करने का या उसको सीलिंग करने का, उसके तहत उनकी बहुत सारी जमीन जो है वो उनके हाथ से जा रही थी। तो उन्होंने इन सब मुद्दों को आधार बनाकर पंजाब सरकार के खिलाफ मामला लाया। लेकिन धीरे धीरे ये मामला भी सर्वोच्च न्यायालय में गया। जब सर्वोच्च न्यायालय में गया तो यहां पर थोड़ा निर्णय अलग होता है। यहां पर निर्णय क्या होता है, देखिए कहते हैं कि जो मूल अधिकार है, यहां पर सर्वोच्च न्यायालय इस मामले शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ के निर्णय से कुछ अलग हटके निर्णय देते हैं, इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। ये कहते हैं मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट ट्रांसडेंटल यानी कि लोकोत्तर है। लोकोत्तर का मतलब ये होता है कि ये महत्वपूर्ण है, यानी कि इसकी डिग्निटी बहुत ज्यादा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही है इम्यूटेबल है, इसे आप परिवर्तित नहीं कर सकते। यानी कि भारतीय संविधान का ये जो दो महत्वपूर्ण हिस्सा है, कौन कौन सा, ये जो महत्वपूर्ण हिस्सा है फंडामेंटल राइट मूल अधिकार, इसमें न तो कोई परिवर्तन किया जा सकता है और न ही इसे बदला जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लोकोत्तर है, मतलब ये मूल भावना है, संविधान की मूल भावना है। अगर इसे ही आप बदल देंगे
तो पूरा संविधान ही बदल जाएगा। इसीलिए उन्होंने ये प्रयास किया सर्वोच्च न्यायालय ने कि भाई फंडामेंटल राइट को आप मत बदलो, दिस इज ट्रांसेंडेंटल, DENTAL, ट्रांसेंडेंटल यानी कि ये लोकोत्तर है, यानी लोगों की जो सामान्य समझ है उसके बहुत ऊपर है, इसकी भावना जो है बहुत आगे तक है। इसीलिए इसे बदलने की कोशिश ना करें, इसीलिए इसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोकोत्तर यानी ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल। ये दो वर्ड यूज होता है यहाँ पे, ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल। इसीलिए संसद मूल अधिकारों में न तो कटौती कर सकती है और न ही वापस ले सकती है, और संविधान संशोधन भी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत एक सामान्य कानून ही है, इसीलिए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में सक्षम नहीं है। यानी कोई भी संविधान संशोधन जो करेंगे तो वो भी आर्टिकल 13 के अंतर्गत एक सामान्य कानून ही होगा। आर्टिकल 13 के अंतर्गत वो सामान्य कानून ही होगा। इसीलिए ये है कि आप कोई भी फंडामेंटल राइट में आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो शंकरी प्रसाद में मामला क्या था, आर्टिकल 368 जो था वो ज्यादा ताकतवर हो गया, लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार के मामले में आर्टिकल 13 ज्यादा पावरफुल हो गया। आर्टिकल 13 ज्यादा पावरफुल हो गया। फंडामेंटल राइट के संदर्भ में अनुच्छेद 13 का महत्व बढ़ गया। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि दो आर्टिकल का भी आपको ध्यान रखना होगा, आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13। तो पहले में 368 ज्यादा पावरफुल और दूसरे में गोलकनाथ मामले में अनुच्छेद 13 ज्यादा पावरफुल हो गया। अब देखिए इसकी प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया क्या होती है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं किया जा सकता, 24वां संविधान संशोधन आता है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 आता है, 24वां संविधान संशोधन 1971 आता है, और इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 13 में संशोधन कर दिया गया। क्या चीज की गई इसमें, आर्टिकल 368 एंड आर्टिकल 13 में इसके द्वारा संशोधन कर दिया गया और कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को फंडामेंटल राइट को सीमित करने या वापस लेने की शक्ति है। अब भाई देखिए, संसद को अमेंडमेंट का पावर है, और जो हमारी जुडिशियरी है उसको जो संविधान में जो अमेंडमेंट किए गए या जो कानून बनाया गया वो संविधान के अनुरूप है कि नहीं, इसे जांच करने की ताकत है। तो जब सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया कि नहीं, जो आर्टिकल 368 है उसके द्वारा बनाया गया कानून भी एक सामान्य कानून है, इसीलिए फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकता, तो देखिए संसद में उसकी प्रक्रिया होती है। लेकिन अब ये दौर है इंदिरा गांधी का, जो 1971 की जो परिस्थिति है ये इंदिरा गांधी के समय का है, और इस समय इंदिरा गांधी काफी शक्तिशाली प्रधानमंत्री थी। पार्लियामेंट, संसद में उनकी दोनों सदनों में बहुलता भी थी, उनके पास मेजॉरिटी भी थी। तो स्थिति ये होती है कि उन्होंने तुरंत ही पार्लियामेंट में एक संविधान संशोधन लाया और आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 के उन्होंने अधिकारों में ही बदलाव कर दिया और तय कर दिया कि अनुच्छेद 368 और 13 में संशोधन किया जाता है, और संसद को यह ताकत है कि वो फंडामेंटल राइट में जो है परिवर्तन ला सकते हैं या फंडामेंटल राइट के किसी बिंदु को वापस भी ले सकते हैं। तो अब ये 24वां संविधान संशोधन को भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो 3 संविधान संशोधन हो गए। पहला संविधान संशोधन शंकरी प्रसाद से संबंधित, दूसरा संविधान संशोधन गोलकनाथ से संबंधित, और तीसरा संविधान संशोधन जो है इंदिरा गांधी के समय में हुआ। और ये जो मामला है ये 368 को ज्यादा पावरफुल कर देता है। अब यहां पर फिर से एक बार 368 यानी संसद के संविधान में संशोधन करने की ताकत को बढ़ा देता है।
ठीक। और यहां पर साथ में ये कहा गया कि जो आर्टिकल 368 के तहत जो हम संशोधन करेंगे वो कोई सामान्य कानून नहीं होगा, वो स्पेशल कानून होगा। इसीलिए 13 के अंतर्गत जो है उसे आप रोक नहीं सकते, आर्टिकल 13 के अंतर्गत, क्योंकि वो सामान्य कानून से कुछ हटके है। लेकिन इसके बाद एक महत्वपूर्ण मामला आता है जिसको कहते हैं केशवानंद भारती वर्सेस केरला गवर्नमेंट। केशवानंद भारती बनाम केरला गवर्नमेंट का जो निर्णय आता है, इस निर्णय में ये जो गोलकनाथ मामले का जो निर्णय है उसको ओवररूल किया जाता है, उसको ओवररूल किया जाता है, यानी कि निरस्त किया जाता है। और 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 को वैधता बहाल की जाती है। अब यहां पर ध्यान देने की बात है, अरे भाई ये तो बड़ा उल्टा हो गया। अभी आपको अच्छा लग रहा था कि भाई गोलकनाथ जो है इसमें जो है जीत गए और उनको जो है कुछ ताकत मिली और फंडामेंटल राइट में संसद संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन यहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने जहां एक तरफ संसद की शक्ति को भी बनाए रखा, वहीं दूसरी तरफ संविधान की सर्वोच्चता को भी मेंटेन करने का प्रयास किया। और वही जो प्रयास किया जाता है वहीं से जन्म होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। यहीं से ये जो केशवानंद भारती मामला है ना, केशवानंद भारती ये बेसिकली एक मठ के स्वामी थे और इनके पास काफी सारी जमीन थी, यानी उस मठ के स्वामी थे। एडनीर मठ, एडनीर मठ एक होता था केरल में, एडनीर मठ, तो उस मठ के स्वामी थे, है ना। और उस मठ के स्वामी होने के नाते जब इनका जो धार्मिक संस्था था, जो धार्मिक मठ था, तो मठ की जमीन हो सकती है, बहुत सारी जमीन हो सकती है। तो जब केरल सरकार के एक कानून से इनके मठ की जमीन वापस ली जाने लगी तो इनके मामले को उठाया गया नाना भाई पालकीवाल ने। इनके वकील थे नाना भाई पालकीवाल ने, उन्होंने मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया। अरे भाई कहा, भाई कोई भी हमारे संविधान के में ये व्यवस्था है कि कोई भी नागरिक अपनी धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंध के लिए जो है व्यवस्था कर सकते हैं, ये तो आपके फंडामेंटल राइट में है। तो इन्होंने केशवानंद भारती जो कि एक मठ के स्वामी थे, जिनके नाम से एक मठ के रूप में बहुत सारी जमीन थी, उसे जब केरला सरकार ने लेने का प्रयास किया तो ये जो वकील महोदय थे नाना भाई पालकीवाल ने, इन्होंने इसको लेकर के फाइट किया। और जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक भारत में सबसे बड़ी बेंच, सबसे बड़ा जो पैनल बना है वो इसी में बना है। 13 जजों के पैनल ने निर्णय दिया और वो 7:6 से था। 13 जजों के पैनल ने निर्णय दिया और यही केशवानंद भारती का जो मामला है ये उठता है और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म होता है। तो पहले दो मामलों में जो संघर्ष चल रहा था, पहले में 368 सुपीरियर, दूसरे में आर्टिकल 13 सुपीरियर, फिर तीसरे में जो संशोधन हुआ उससे आर्टिकल 368 सुपीरियर, और अब दोनों को बराबर महत्व। केशवानंद भारती के मामले में दोनों को बराबर महत्व कैसे? तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से क्या बोला उन्होंने कहा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान की मूल संरचना को बदल नहीं सकती। संविधान की मूल संरचना को बदल नहीं सकती, यानी बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकती, मूल अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती, cannot limitify the basic structure or the fundamental right of constitution, और मौलिक अधिकारों को वापस नहीं ले सकती जो संविधान की मूल संरचना से जुड़े हैं, which are linked with the basic structure of the constitution। यानी ऐसी कोई भी चीज संविधान के अंतर्गत जो संविधान की मूल भावना है, जो मैंने शुरू में भी आपको बताया, जिसके हटाए जाने से संविधान का ढांचा ही खत्म हो जाएगा, ऐसा कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन संसद को अधिकार है कि वो बदलाव कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर दो बातें ध्यान में रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
ये जो मामला आता है केशवानंद भारती वाला, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, इसमें दोनों बातें कही उन्होंने। भाई संसद आर्टिकल 368 के मुताबिक संशोधन करे, इसमें बुराई क्या है, करना चाहिए उनको, समय परिस्थिति के अनुरूप उनको बदलाव लाने की जरूरत है, वो करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये ध्यान भी रखना है कि संविधान के अंतर्गत कोई ऐसा परिवर्तन या कोई ऐसी कमी न लाया जाए जो संविधान की मूल संरचना यानी उसके बेसिक स्ट्रक्चर पर चोट करता हो। इस बात को, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है, इसी का उपयोग किया जाता है एक और प्रकरण में, जो चौथे प्रकरण में हमने यहां पर बताया है, इंदिरा गांधी वर्सेज जयनारायण 1975 की घटना। अब देखिए इसमें क्या होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट की पुष्टि की जाती है। यहां पर भी फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 39वां संविधान संशोधन 1975। क्या संशोधन था इनका? इनका संशोधन ये था कि अगर प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर के खिलाफ कोई चुनाव संबंधित विवाद होता है, चुनावी मुद्दा खड़ा होता है, तो वो विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रहेगा। यानी एनी डिस्प्यूट अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी जो उस समय प्रधानमंत्री हैं या जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उनके चुनाव के संबंध में अगर कोई शिकायत या कोई विवाद होती है तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 39वां संविधान संशोधन। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने, आप सोचेंगे ये क्यों किया, तो इसलिए किया क्योंकि इस चुनाव में, ये जो इससे पहले चुनाव हुआ था, इसमें इंदिरा गांधी चुनाव जीती थी, लेकिन जयनारायण महोदय जो उनके प्रमुख विपक्षी थे, उन्होंने कोर्ट में, उनके इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनके खिलाफ शिकायत की थी, याचिका लगाई थी। और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरी खोजबीन की, तफ्तीश की, सारा जब मामला आया, तो पता चला कि इंदिरा गांधी ने जो प्रशासनिक मशीनरी थी उसका दुरुपयोग किया है और इस आधार पर चुनाव को निरस्त भी कर दिया गया था। तो कहने का मतलब यह है कि 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इंदिरा गांधी वर्सेस जयनारायण के बीच जो विवाद हुआ, वो विवाद जब बढ़ा तो उस विवाद में जब सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया चुनाव, इलेक्शन जो फेयर इलेक्शन है, निष्पक्ष चुनाव है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो तो मूल संविधान का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, उस पर अगर प्रहार होगा तो उसे माना नहीं जाएगा। और इस तरह से 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनवैलिड हो गया। तो यहां पर हमें यह सीख मिल रही है कि संसद ऐसा कुछ नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे को ही बदल दे, ऐसा कोई बदलाव नहीं ला सकती। अब अगर मान लीजिए ये बदलाव हो गया होता, तब तो जो चुनाव धीरे धीरे, अभी तो पता चला प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर को रखा, फिर और भी कुछ सांसदों और विधायकों को भी उसमें डाल देते कि एक बार अगर चुनाव हो गया तो उसे आप चुनौती ही नहीं दे सकते हैं। तो ये तो जुडिशियल रिव्यू पर भी एक हमला था, यानी न्यायपालिका जो है किसी भी मुद्दे पर जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा कर ही नहीं सकती है। तो इन्हीं सब कारणों से इस मामले में जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट था उसको जो है एक बार फिर से एस्टैब्लिश किया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि ये जो हमारी चुनाव की प्रणाली है, जो डेमोक्रेसी का आधार है, जिसके बिना डेमोक्रेसी स्ट्रांग नहीं हो सकती, निष्पक्ष चुनाव और स्वतंत्र चुनाव के बिना उसको आप किसी भी तरह से जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। और इस आधार पर श्रीमती इंदिरा गांधी का जो चुनाव था वो निरस्त भी हो गया। अब फिर एक बार बारी आती है इंदिरा गांधी का, फिर वो एक प्रधानमंत्री हैं। अब वो क्या करती हैं, गुस्से में आकर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाती हैं, 42वां संविधान संशोधन। और इसमें उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए, कुछ अच्छे भी लाए और कुछ खतरनाक भी लाए। तो
और इस तरीके से 42वां संविधान संशोधन आता है और इसमें यह कहा गया कि संसद की विधायी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। आर्टिकल 368 में संशोधन किया गया और संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, चाहे यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ही क्यों ना हो। अब फिर देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या कर देते हैं वो 42वां संविधान संशोधन से। इसमें बहुत सारी बातें हैं, ये तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम अभी उतने डिटेल में नहीं जा रहे। हमारा प्रयास सिर्फ ये बताने का है कि यहां पर हमारे बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या मेन बात इसमें है। तो मेन बात यह है कि 42वें संविधान संशोधन से एक बार फिर संसद ने यह प्रयास किया कि आर्टिकल 368 को सुपीरियरिटी मिले और सुपीरियरिटी लाने के लिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की संसद की जो सीमा है यह अनलिमिटेड है और ये चाहे तो मौलिक अधिकारों का भी संशोधन कर सकती है, उसे रोका नहीं जा सकता। यानी कि एक बार फिर नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और नया विवाद खड़ा होता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और घटना होती है। अगला जो केस है वो मिनर्वा मिल्स वर्सेस इंडिया यूनियन। सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को भी अमान्य कर दिया क्योंकि यह न्यायिक समीक्षा जो जुडिशियल रिव्यू है वो मूल संरचना पर प्रहार करता है। तो ये जो 42वां संविधान संशोधन था ना, इसमें यह कहा गया कि संविधान संशोधन के माध्यम से कोई भी बदलाव ला सकते हैं। जो संविधान संशोधन है उसकी सीमा जो है सीमित नहीं है, उसकी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी क्यों ना हो, हम मौलिक अधिकारों को भी कम कर सकते हैं या हटा सकते हैं। मिनर्वा मिल्स जो है ये बेसिकली एक इस घटना से जुड़ा हुआ है कि एक कानून बनाया था उसी समय में कि कोई भी ऐसा कंपनी या उद्योग जो घाटे में चल रही हो और कुछ सालों से घाटे में चल रही हो, उसे सरकार क्या कर सकती है, अपने अधिकार में ले सकती है। तो उसी घटना से जुड़ा है ये मिनर्वा मिल्स, जिसको सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था। तो वो चले गए सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया, तो वहां पर फिर यही चीज आया। इस 42वें संविधान संशोधन की बात आई कि भाई हमने तो संशोधन किया हुआ है कि चाहे तो संसद कुछ भी कानून बना सकती है, फंडामेंटल राइट ही वायलेट क्यों ना हो, परंतु वो गलत नहीं माना जाएगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये तो आपने गड़बड़ कर दिया। क्या? तो जुडिशियल रिव्यू जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या चीज है, तो न्यायिक समीक्षा है। आपने न्यायिक समीक्षा पर प्रहार कर दिया। तो ऐसी कोई भी चीज ऐसा कोई भी काम संसद अगर करेगी जो हमारी जुडिशियल रिव्यू हो गया या हमारे वेलफेयर स्टेट की अवधारणा हो गई या फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट हो गया या स्वतंत्र या निष्पक्ष चुनाव हो गया, जो कि संविधान की मूल संरचना है, अगर मूल संरचना को आप कम करने या उसको वापस लेने की कोशिश करोगे तो वो संशोधन माना नहीं जाएगा। और इस तरह से आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो संसद की शक्ति है उसको सीमित करने का प्रयास किया गया। तो इस तरह से हमने एक बार फिर देखा कि यहाँ पर फिर ये दो जो है हमारी संसद के द्वारा बनाए गए कानून और जो हमारी जुडिशियरी है उसकी जुडिशियल रिव्यू के बीच एक विवाद होता है और उस विवाद में बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा विकसित होती है। तो इस केस से क्या निकल करके आया, मिनर्वा मिल्स वर्सेस इंडिया यूनियन के अंतर्गत जो प्रावधान था मिनर्वा मिल्स, ये 1980 की घटना, 1980 की 1980 में ये मामला आया। इससे ये निकल के आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली चीज तो ये कि जुडिशियल रिव्यू हमारा जो है हमारे संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इस पर प्रहार नहीं होना चाहिए। तो और फिर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद की सीमित संशोधनकारी शक्ति है, संसद की संशोधन करने की शक्ति असीमित नहीं है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अंडर आर्टिकल 368 द पार्लियामेंट
पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर इज लिमिटेड नॉट अनलिमिटेड। कोई आपको इतनी सीमा नहीं मिल गई कि आप उसे निरंकुश सीमा तक बढ़ा सको, बिल्कुल आप जो चाहो जो चेंज कर सको संविधान में, ऐसी आपको अधिकार नहीं दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में बताया, यानी संविधान की मूल विशेषता को रद्द नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई भी काम आर्टिकल 368 के तहत ऐसा कोई भी काम जो बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाता हो, उसे कम करता हो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। बाद में एक और प्रकरण आया, वामन राव वर्सेस इंडिया यूनियन। तो इस प्रकरण में जाकर के ये हुआ, स्पष्ट किया गया कि ये जो भी बात बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर जो मूलभूत संरचना की अवधारणा है, ये 24 अप्रैल 1973 के बाद के मामलों पर लागू होगा। तो 24 अप्रैल 1973 का दिन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि केशवानंद भारती बनाम केरला गवर्नमेंट विवाद पर जो डिसीजन आया था वो 24 अप्रैल 1973 को आया था, और उसी में उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही थी। तो कुछ इसलिए ये फैसला देना पड़ा वामन राव वर्सेस इंडिया यूनियन में, क्योंकि कुछ पुराने मामले आने लगे थे, और पुराने मामलों में ये कहा जाने लगा था कि भाई ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है। तो न्यायपालिका के सामने जटिल परिस्थितियां पैदा हो गई। तो इस मामले में वामन राव वर्सेस इंडिया यूनियन मामले में उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो भी मामला आएगा, जो भी चीज आएगी, ये केशवानंद भारती मामले के फैसले के बाद के संशोधनों पर लागू होगा। यानी ऐसा कोई भी संशोधन जो 24 अप्रैल 1973 से पहले कर दिया गया है, उसको हम इस बेसिक स्ट्रक्चर वाले कॉन्सेप्ट के अंतर्गत नहीं लाएंगे। यानी कि इस केशवानंद भारती मामले के, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के का जो फैसला है, उस फैसले के बाद के जो मामले हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर वाली अवधारणा के साथ जोड़कर देखा जाएगा। तो इस तरह से हमने यहां पर यह बताने का प्रयास किया है कि किस तरह बेसिक स्ट्रक्चर यानी संविधान में मूलभूत संरचना की अवधारणा का विकास हुआ। अब इसे अगले 2-3 मिनट में अपन कंक्लूड कर लेते हैं। कैसे करेंगे? तो पहले दिमाग में ये रखिए कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, ये संविधान संशोधन आर्टिकल 368 फंडामेंटल राइट का वायलेशन और फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने वाला एक्ट 13, इन 2 आर्टिकल्स को फोकस करता है, यानी अनुच्छेद 368 और 13 को ध्यान में रखिए। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट इस बात पर जोर देता है कि संविधान में ऐसा कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता जो उसकी मूल भावना को, यानी कि संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल भावना है, जो उसकी सोच है, उसमें कोई बदलाव कर दे। तो 2 बात हो गई। तीसरी चीज आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जो निकल कर आया, वो इसलिए आया क्योंकि संसद और जुडिशरी के बीच जो सीमा थी, जो एक बाउंड्री होनी चाहिए, वो बीच बीच में टूट जा रही थी, और इसके कारण से एक स्पष्ट व्यवस्था किया जाना जरूरी था। इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर के माध्यम से इन दोनों की प्रतिष्ठा को बनाए रखने का प्रयास किया गया। जहां केशवानंद भारती मामले में जिसमें 1973 केशवानंद भारती मामला, जिसमें सबसे बड़ा पैनल आया था 7:6 का, उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया कि संसद की संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन साथ ही साथ यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि ऐसा कोई भी संशोधन संविधान में नहीं किया जा सकता जो संविधान की मूल भावना, मूल संरचना, मूल ढांचा को प्रहार करता हो। तो मूल ढांचा, मूल संरचना, मूल भावना वो क्या है? क्यों, कौन कौन सी ऐसी बातें निकल करके आई हैं जो मूल भावना, मूल ढांचा, मूल संरचना
संरचना कहलाती है। इन सब बातों को हम अगले एक क्लास में आपके सामने लाएंगे, लेकिन यहां पर जो प्रकरण आपके सामने आए उससे आपको यह पता चल गया होगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कैसे हमारे देश में विकसित हुआ। संकरी प्रथा बना भारतीय संघ का मामला, ये राइट टू प्रॉपर्टी पहले संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967, ये जो मामला है ये 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद की परिस्थिति से उत्पन्न हुआ है। उसके बाद आप लोगों ने तीसरा एक मामला देखा यहां पर, जिसमें केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973, इसको भी आपने देखा कि इसमें जो है दोनों के बीच यानी आर्टिकल 368 और साथ ही साथ आर्टिकल 13 के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास किया गया और बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट यही विकसित हो जाता है। इंदिरा गांधी वर्सेस जैनरान मामले 1975 में बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट आया था उसको सपोर्ट किया गया और उसके आधार पर फैसला दिया गया। फिर मिनर्वा मिल्स वर्सेस इंडिया यूनियन का जो मामला था उसमें फिर से एक बार कहा गया, न्यायिक समीक्षा को ध्यान में रख करके, जुडिशियल रिव्यू को ध्यान में रख करके, कि संसद ऐसा कोई भी संशोधन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उनकी संशोधन करने की शक्ति जो है सीमित है, और चूंकि ये सीमित है, संशोधन करने की शक्ति का सीमित होना ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और इस तरह से हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय और जो संसद के बीच का जो विवाद था उसे काफी हद तक कम करने की कोशिश की गई इन प्रकरणों के माध्यम से। इस तरह अगले वीडियो में हम आपसे बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन से विकसित हुए हैं, कौन कौन से हैं और कौन कौन से माने जा सकते हैं, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप लोगों ने हमारी इन बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम आपसे गुजारिश करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे ये विचार जो हैं वो प्रसारित करने में हमें मदद मिलेगी। धन्यवाद।